नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सिंह। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया गया था उसमें आपने पढ़ा था ध्वनि का स्वरूप और हिंदी मानक वर्ड, यानी ध्वनि का कैसा स्वरूप होता है, यानी आवाज का कौन सा रूप होता है, उसको आपने जाना था। दूसरी बात आपने जाना था कि जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में हिंदी के जो मानक वर्ड है, हिंदी के जो निर्धारित अक्षर हैं, वे कौन कौन से हैं। तो दो पे चर्चा किया गया था। मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था और आज भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग अपने बहुमूल्य समय में से अमूल्य समय निकाल करके आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए आप पूरे 24 घंटे से मात्र 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके इस आरव हिंदी चैनल पर आपके सिलेबस की चीजें, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर है, उस डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सारे विषय का क्लास इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। आप चाहे जहां कहीं भी हो, आप वहीं से पूरे समय में से 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके आप वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का काम करें, ताकि आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। मैं निःशुल्क आपको कक्षा दे रहा हूं और आप पढ़िए। मेरा यही उद्देश्य है, आप अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानने का काम करें, पढ़ने का काम करें और आप अपने साथ साथ एक अच्छे नागरिक होने के नाते, यदि मैं आपके प्रति इतना कर सकता हूं, निःशुल्क आपको मैं क्लास दे सकता हूं, आपके जो सिलेबस है उसको मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो आपका एक नैतिक कर्तव्य बनने का काम करता है कि आप अपने सगे संबंधियों तक, आप अपने मित्रों तक, भाई बहनों तक इस चैनल को पहुंचाइए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और इससे पढ़ाई गई चीजें यदि आपको कहीं भी मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा महसूस हो, यदि आपको कोई व्यवधान पैदा हो, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी, किसी न किसी किताब से खोज करके आपको बताने की भरपूर कोशिश की जाएगी कि आपसे मिस्टेक न हो सकता है, भूल हमसे हो सकती है, इस बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अध्यापक चाहता है कि अच्छी से अच्छी चीजों को देने का काम किया जाए। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख करके चर्चा करने का काम करें। तो आज एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज की टॉपिक है हिंदी भाषा में, आज की जो टॉपिक है यह है हिंदी भाषा में, कहता है हिंदी भाषा में ध्वनि का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में ध्वनि का वर्गीकरण, ये आज की जो टॉपिक है। आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज का जो मुख्य विषय है, आज का जो मुख्य बिंदु है, ये होगा कि जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में जो ध्वनि है, यानी जो आवाज है, उस आवाज का वर्गीकरण, बंटवारा कैसे कैसे किया गया। उसके कहने का ये मतलब है कि हम जो बोल रहे हैं, हम ध्वनि पैदा कर रहे हैं, इस ध्वनि का बंटवारा या इसको अलग अलग भागों में किस तरह, कैसे, कहां बांटने का काम किया गया है, आज इस पे हमारी विस्तृत चर्चा होने का काम करेगी। ये आपका मुख्य बिंदु है, ये मुख्य टॉपिक है कि हिंदी भाषा में ध्वनि का वर्गीकरण, यानी जो आवाज है, उस आवाज को कैसे कैसे बांटने का काम किया गया है। तो पहली बात है, पहली चीज बताने का काम किया हुआ है। कहता है, पहली चीज कहता है
हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में उच्चारण की दो ध्वनियां हैं। हिंदी भाषा में उच्चारण की दो प्रमुख ध्वनियां हैं। पहली बात देखिए, यदि आपके सामने इस तरह की कोई भी चीज अगर आए, ऐसा संबंधी आपको लगे, तो ये कहता है कि ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में उच्चारण को करने के लिए मुख्य रूप से दो ध्वनियां हैं। यानी हिंदी भाषा में उच्चारण को करने के लिए, यानी बोलने के लिए, प्रयोग करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की भाषा है। पहली बात है वर्गीकरण की बात बताता है कि हिंदी भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण या हिंदी भाषा की ध्वनियों को कैसे बांटने का काम किया गया है। तो पहली बात उसने क्या रखने का काम किया हुआ है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। अब वो आप समझिए कि वो दो भाग कौन कौन से होंगे। उसने कह रखा है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर एक, पहला कहता है स्वर और दूसरा कहता है व्यंजन। देखिए ये चीज कहता है आपके सामने। उसने कह रखा है कि हिंदी भाषा में ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया गया है। यानी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में आवाज को कैसे कैसे बांटने का काम किया गया है। आवाज का मतलब वह वर्ड जो है, ध्वनि का स्वरूप में आपने पढ़ा है ना कि ध्वनि का ही तो वर्ड होता है, वर्ड को ही ध्वनि में कहा जाता है। यह कहता है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों के प्रमुख रूप से दो प्रकार हैं, आवाज के दो प्रकार। कौन कौन? एक कहता स्वर और दूसरा कहता है व्यंजन। और कहता है अगली बात इसने क्या रखने का काम किया है। पहली बात उसने कहा हिंदी भाषा में उच्चारण के दो प्रमुख ध्वनियां हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। आगे कहता है कि वर्णों की रचना में इन दोनों का संयोग होता है। वर्णों की रचना में इन दोनों का संयोग होता है। देखिए एक बात यहां कहा, कहता है कि हिंदी भाषा की जो ध्वनि है उसका जब वर्गीकरण किया जाता है, उसको जब बांटा जाता है, तो इसने कहा कि जो ध्वनि है, ध्वनि का स्वरूप एक वर्ण होता है, एक अक्षर होता है। यहां कह रखा है कि वर्णों की रचना में, यानी अक्षरों की रचना को करने में, वर्णों की रचना करने में इन दोनों का संयोग होता है। अब आप ही कहिएगा कि ये दोनों कौन? तो स्वर और व्यंजन। कहता उसने कि वर्णों की रचना करने में जो वर्ण हैं, जो अक्षर हैं, इन अक्षरों की रचना को करने में इन दोनों का संयोग होता, अर्थात स्वर और व्यंजन का संयोग या मिलन होने का काम करता है। स्वर और व्यंजन का संयोग होता है किसमें? वर्णों की रचना को करने में। ये आपका रहा, वर्णों की रचना करने में इन दोनों का संयोग होता है। दोनों का संयोग का मतलब क्या? स्वर और व्यंजन। आगे कहता है, अब यहां आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये हिंदी में स्वर वर्ड यहीं पे लिख देते हैं आपको। हिंदी में स्वर वर्ड, एक दूसरी टॉपिक ये है, हिंदी में स्वर वर्ड। यानी ये कहता है ना कि हिंदी में कितने स्वर वर्ड, वर्ड मींस अक्षर, यानी हिंदी में कितने स्वर वर्ड होते हैं, कितने अक्षर होने का काम करते हैं। अब एक बात और इसमें कहना चाहे, इसलिए ये कह रखा है
आप समझिए, ये प्रश्न देता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर हम किसे कहते हैं? जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करने में मुख अवयव में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, उसे हम स्वर कहते हैं। यानी स्वर स्वतंत्र रूप से, स्वरों का जो प्रयोग होता है वह स्वतंत्र रूप से होने का काम करता है। स्वर का प्रयोग करने में कहीं भी बाधा विघ्न उत्पन्न होने का काम नहीं करता है। या आप इसमें कह सकते हैं कि स्वर का प्रयोग निर्बाध गति से किया जाता है। यानी ये कहना चाहता है ना कि जो स्वर है, इन स्वरों का प्रयोग करते समय कहीं भी कोई रुकावट नहीं होती। रुकावट का मतलब ये, जैसे हम कहते हैं को, इसको कहने के वाले की कहा जाए अ, कहता है जो मुख द्वार होता है एकदम सीधा खुलता है। ऐसा कहने से वो ये कहना चाहता है कि जो स्वर होते हैं, स्वर मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनका उच्चारण निर्बाध गति से किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होने का काम करता है। अब यहां आप देखो, स्वर के भी ये मिला कि हिंदी में स्वर यानी स्वरों का प्रयोग निर्बाध गति से करने का काम किया जाता है, पहली बात। दूसरी, या ये कहना चाहता है कि स्वर का प्रयोग करते समय, या ये कह दे कि स्वर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इनका प्रयोग करने में किसी का सहयोग या किसी की सहायता नहीं ली जाती है। जबकि व्यंजन का प्रयोग करने में हमेशा स्वर की सहायता ली जाती है। इसलिए स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन परतंत्र होता है, क्योंकि व्यंजन का प्रयोग करते समय स्वर का सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन स्वर का प्रयोग करते समय किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता। इसलिए कहता है कि स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, स्वर का प्रयोग निर्बाध गति से किया जाता है, बाधा विघ्न होकर के इनका प्रयोग करने का काम किया जाता है। अब ये रहा स्वर का के प्रयोग क्या होते हैं। अब कहता है कि स्वर के प्रकार। अब यहां आप समझिए, अगली टॉपिक ही आपको हम दे देते हैं, स्वर की प्रकार। अब ये कहता है, अभी तो आपने यही जाना ना कि वर्णों की रचना करने में इन दोनों का सहयोग होता है, किसका, स्वर का और व्यंजन का। आपने ये जाना स्वर किसे कहते हैं, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर का प्रयोग करते समय मुख द्वार निर्बाध गति से खुला रहता है और जिनका प्रयोग मुंह से करने का काम किया जाता है। ये तो आपने जाना कि स्वर का ये प्रयोग है। अब यहां कहता है कि स्वर के प्रकार भी होते हैं। इसका मतलब यानी जो अ, आ, ई, उ हम लोग जो पढ़ते हैं, जो भी स्वर हिंदी में जितने भी स्वर हैं, इसको हम लोग जो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब स्वर का भी प्रकार है। यानी स्वर भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो यदि ऐसा आप कहने का काम करता है तो स्वर के 4 प्रकार यहां होते हैं। कहता है स्वर के 4 प्रकार होते हैं। यदि ये आपसे आगे जाए तब स्वर के, माफ करिएगा, 4 नहीं, ये 3 होते हैं। एक और है जिसमें उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक एवं विसर्ग होता है, जिसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। कहता है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वो कहेगा हरस, दीर्घ और संयुक्त स्वर। यानी अगर आपसे कभी भी चर्चा करे कि स्वर के कितने प्रकार हैं या स्वर कई प्रकार के होते हैं, तो स्वर मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हरस होता है, दीर्घ होता है और संयुक्त होता है। हरस, दीर्घ और संयुक्त। अब आप यहां ये समझिए कि हरस स्वर किसे कहते हैं। यहीं पे कर लीजिए आप, हरस। हरस एक होता है और एक होता है दीर्घ।
एक है दीर्घ और एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त, ये देखिए, यदि आपसे पूछ दे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं तो आपका उत्तर होगा 3। यदि आपसे पूछ दे कि कौन कौन, तो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ये कहता है ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और संयुक्त होता है। अब यदि आपसे देखो ऐसा पूछता है, ये पूछता है जो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसमें पूछता है, जिसको हम लोग टिपिकल कहते हैं ना, उसमें पूछता है। उसमें ह्रस्व दीर्घ सब दे देगा। अब पूछेगा इसमें कौन ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन ये संयुक्त है, ऐसा पूछता है। तो अगर ऐसा दे दे वो आपसे, आपके सामने कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ये कहता है ह्रस्व होता है ओ ई, अ ई उ, और एक और होता है ऋषि। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब है, अब यही आपको ये क्लियर कराएगा कि आपने पिछले दिन जो पढ़ा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब इसको देखो, यदि आप पढ़े हैं कि स्वर की संख्या मूल रूप से कितनी है, तो मैंने पिछले दिन में आपको बताया था कि 10 होती है। इसको अगले दिन मैं बताऊंगा। ये आ गया यहां। आप पहले इसको समझ लीजिए कि जो ह्रस्व होते हैं अ ई उ 3 हो गया, और री, और अगला कहता है, अब इसमें अगला कहता है दीर्घ में क्या है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ये हो गए। अब कहता है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है ए, ऐ, ओ, ये होते। अब जरा एक काम करिए, अब इनकी आप गणना कर लीजिए। पीछे दिन जो समस्या थी इसको अभी समझ छोड़िए। यहां देखिए ह्रस्व के 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व, ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में अ ई उ री, दीर्घ में आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई, और संयुक्त में कहता ए, ऐ, ओ और औ। अब आप यहां एक बात समझिए, इसमें अब इसको गणना अगर करेंगे आप, तो स्वर की संख्या क्या होगी, 1 2 3, अगर इसको लेंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। इसका मतलब है। अब ये कहता है ये 11 तो है, लेकिन पिछले दिन आपने पढ़ा था कि 10 है। यदि ये पूछ दे कि अब यहां यही बात है कि उच्चारण की दृष्टि से, यहां लिखिए आप, कहता है उच्चारण की दृष्टि से और लेखन की दृष्टि से। देखिए स्वर 2 तरह के हो गए यहां पे, एक उच्चारण के आधार पर, एक लेखन के आधार। अभी आपसे पूछ दे ये कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो आपका उत्तर होगा 11। लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितना, तो आपका उत्तर होगा 10। यदि ये पूछ दे कि लेखन की दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या कितना, तो आपका उत्तर होगा 11। ये आपका है स्वर जो है, स्वर मूल रूप से कितने हैं, 11 है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे वो कि लेखन के दृष्टिकोण से स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। उच्चारण के दृष्टिकोण में क्या होते हैं, वो कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। यहां रह गई बात कि स्वर, अब आप समझिए कि स्वर किसे कहते, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर का मतलब कहता है कि वे स्वर जिनको कहने में कम से कम समय लगने का काम करता, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होगा बड़ा, यानी जिसको कहने में इससे कुछ ज्यादा समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त कहता है ऐसे स्वर
वे स्वर जिन स्वरों को जोड़ के बनाने का काम किया, जिन दो स्वरों को जोड़ करके एक स्वर का निर्माण किया गया है, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। तो यहां कहता है कि जिनको कहने में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व कहते हैं, जिनको कहने में ज्यादा समय लगे उन्हें दीर्घ को कहते हैं। संयुक्त वेश, अच्छा इसमें कभी कभी एक और देता है कि प्लुत, यानी जिसको कहने में दोनों से ज्यादा समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत। अर्थात इसमें क्या रहता है, 1 गुना समय, 2 गुना समय और 3 गुना समय। तो जिसको कहने में 3 गुना समय लगता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कहा जाए ओम, ये क्या है, प्लुत है। तो जिसको, जैसे ओम का मतलब ये है ना, ये वाला, ये ओम, इसको कहने में 3 गुना, तो जिनको कहने में 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन्हें कहने में आधा समय लगे उन्हें दीर्घ कहने, जिसको कहने में कम से कम समय लगे उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहने का काम करते हैं। तो ये आपने समझा हिंदी भाषा के ध्वनि में वर्गीकरण। तो पहले आपने टॉपिक पढ़ा कि हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण हुआ तो 2 प्रकार का है। कौन कौन, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो अभी मैं आप किस पे चर्चा कर रहा हूं, स्वर पे चर्चा कर रहा हूं। आने वाले समय में, आने वाले दिन में मैं इसके व्यंजन पे चर्चा करने का काम करूंगा। फिलहाल मैं स्वर की चर्चा मैं कर रहा हूं। ये कहता है कि हिंदी भाषा में कितने, 2 प्रकार के, कौन कौन, स्वर और व्यंजन। अब चर्चा कहता है कि स्वर किसे कहते हैं, वे वर्ड जो निर्बाध गति से प्रयोग करने का काम किए जाते हो, जो केवल मुख से प्रयोग किए जाते हो, जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब कहता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। तो ह्रस्व में क्या है, जिसको कहने में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ क्या है, जिसको कहने में उससे ज्यादा समय लगे। तो अ, आ, ये हो गया ह्रस्व में। अब दीर्घ में कहता है तो उससे ज्यादा समय लगेगा, यानी 2 गुना समय लगेगा। जैसे आ, उ, ये क्या है, 2 गुना समय लगे। अब कहता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसको कहने में 3 गुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और यहां दे रखा है कि संयुक्त स्वर, ऐसे स्वर जिनको 2 स्वरों को जोड़ के एक स्वर का निर्माण करने का काम किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। वे कौन कौन से स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये आपका जो, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, या जिससे हम लोग कहते हैं टिपिकल। तो ये चीज टिपिकल में देगा और दे देगा। देखो कह देगा वो कैसे, वो अगर आपसे दे देगा, यहां लिख देगा और दूसरा दे देगा ओ, और तीसरा दे देगा ऊ, और लिख देगा इनमें कोई नहीं। अब पूछ देगा वो, अब ये पूछ देगा वो कि इसमें प्लुत स्वर कौन है। समान सी बात है, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें कोई। अगर वह कह दे कि इसमें संयुक्त स्वर कौन है तो भी कोई नहीं होगा। क्यों, किसने दे दिया किसको, अ को, ओ नहीं, सॉरी, आ है, यहाँ पे आ है ना, यहाँ पे अ है, आ है और बड़ा ओ है। अब ये कह दे कि इसमें, या यहाँ पे लिख देगा इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा। अब पूछ दे आपसे कि इसमें ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो जिसको कहने में कम से कम समय लगे ये हो जाएगा। अगर इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि दीर्घ स्वर कौन है, ये हो जाएगा। इसको अगर हटा के यहां पे अगर आपसे कह दे वो औ की बात कर दे, तो आपका उत्तर ये कौन सा स्वर हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। तो ये आपका रहा स्वर के प्रकार। और एक चीज और यहां पे आप समझिए, एक चीज थोड़ा सा और आप यहां समझ लीजिए, एक और देता है अनुस्वार एवं विसर्ग। यहां है, यहीं पे लिख लीजिए, अनुस्वार एवं विसर्ग। ये देता है कि अनुस्वार और
विसर्ग क्या होता है? तो अनुस्वार और विसर्ग का ये मतलब होता है ना, ये अंग और अ, ये अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। इसका हिंदी में प्रयोग तो कम होता है ये विसर्ग का, लेकिन संस्कृत में इसका खूब धड़ल्ले से प्रयोग होता है। इसका जो प्रयोग होता है ना, इस ह में होता है, इसका प्रयोग ज्यादा ज्यादा ये संस्कृत में होने का काम करता है। तो इस हिसाब से अब आपके सामने प्रश्न देगा कि हिंदी में मूल रूप से स्वरों की संख्या अगर कह दी उच्चारण के दृष्टिकोण से तो 10, लेखन के दृष्टिकोण से 11। अगर न लेखन पूछे या न उच्चारण पूछे तब पूछ दे स्वरों की संख्या, तो आप उत्तर कर लेना 11। ये आपका रहा हर्ष, दीर्घ। और अब अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक नई टॉपिक हम पढ़ते हैं। एक नई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आपके सामने अक्सर ऐसा देता रहता है। देता क्या है? वह आपको देगा अनुनासिक। वह आपको देगा अनुनासिक किसे कहते हैं? कुछ नहीं करना है। अनुनासिक में देखिए अक्सर कंफ्यूज कर देता है, अनुस्वार और अनुनासिक दिमाग से उतर जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक, इसका जो पहचान चिन्ह होता है ना, इसका पहचान चिन्ह चंद्रबिंदी होती है। ये इसका पहचान चिन्ह चंद्रबिंदी है अनुनासिक का। उसने कह रखा है कि ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। कहता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुंह से, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से होता है। इसमें कहता है कि जो अनुनासिक होते हैं, इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो उच्चारण होता है ना, नाक से भी होता है और मुंह से, तो दोनों से होता है। इसका जो पहचान है ये चंद्रबिंदु होता है। अब ये कहता है, अब अगर आपके सामने आ जाए, अगर वो आपसे पूछ दे, मान ली करा दिया, जैसे मगर 2 नंबर में दे दिया हो कि अनुनासिक किसे कहते हैं, तो अनुनासिक पे चंद्रबिंदी होगा और अनुस्वार पे केवल बिंदी होगा। इतना समझिए कि अनुनासिक पे चंद्रबिंदी और अनुस्वार पे केवल बिंदी। तो ये कहता है, अगर पूछ दे कि अनुनासिक किसे कहते हैं, कहता ऐसे स्वर जिनका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। ऐसे स्वर जिनका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे लिख देगा, लिखेगा गांव, जैसे गांव, दांत, आंगन, आंगन इत्यादि ऐसे तमाम आपको मिल जाएंगे, आप देखते ही समझ जाएंगे। ये कहता है कि अनुनासिक उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक पे चंद्रबिंदी रहेगी, अनुनासिक पे चंद्रबिंदी रहेगी। आप इतने समझ लीजिए कि जो अगर आपको दिमाग में नहीं ऐसी बैठ रहा, आप इसको बैठा लीजिए कि चंद्रमा अनुनासिक है, सूरज अनुस्वार है। क्योंकि चंद्रमा अक्सर आप जब देखते हैं शुरू होता तो ऐसे ही शुरू होता है ना। आप समझ लीजिए कि जहां ऐसे होगा यह अनुनासिक होगा, और जहां भी सूरज कभी भी ऐसे नहीं दिखाई आपको दिखाई, और जब दिखाई देगा आपको गोल उदित होते दिखाई देता है। ये कहता है, ये प्रक्रिया है आपको याद करने की, आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। ये रहा आपका अनुनासिक। अब अगला आप समझिए, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, अब अनुस्वार में कहता है कुछ नहीं, अनुस्वार में केवल बिंदी होगी।
केवल मैंने बताया कि चंद्रमा अनुनासिक है, सूरज अनुस्वार है। सूरज कभी कटा हुआ नहीं दिखाई, सूरज हमेशा गोल दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा कटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम आपको रटने के, आपको समझने के लिए, आपके मस्तिष्क में बैठाने के ऐसा कहा, आपको जैसे समझ में आए वैसे अपने जीवन में इसको ढाल लीजिएगा, क्योंकि अक्सर परीक्षा में देता रहता है, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। हम लोगों से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई, पेपर में हम लोगों से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा खूब उसको बैठा लिया, परिभाषा रटेंगे नहीं समझ में आएगा। बस इतना है कि जो अनुनासिक का प्रयोग होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, और जो अनुस्वार होता है उसका जो प्रयोग होता है अब उसको भी बता रहे हैं। अब ये कहता है अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसकी ध्वनि, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती हो, नाक से निकलती, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसे कहता है वे स्वर जिनकी, जो केवल नाक से निकलते हो। जो केवल नाक से निकलेगा वह अनुस्वार होगा, जो नाक और मुंह दोनों से निकलेगा वह अनुनासिक होगा। अब कहता है कि जैसे, वो होगा कैसा भाई, इसको जरा समझिए। जैसे कहेगा अंगूर, हो गया गोलाई, अंगूर, कंगन, कंकड़ इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब के सब क्या है? अनुनासिक है। ये अनुनासिक है। अब अगला आप समझिए निरनुनासिक। तीसरा है निर्नुनासिक। इसमें कहता है केवल मुंह से बोले जाने वाले, कहता है केवल मुंह से बोले जाने, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्ण को निर्नासिक कहते हैं। वाले सस्वर वर्ण को निर्नुनासिक कहते हैं। कहता है देखिए तीनों में अंतर है। ये उसने कहा कि अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक को नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, अनुस्वार को केवल नाक से बोलते हैं। लेकिन निर्नुनासिक को क्या है कि केवल मुंह से बोला जाता है। जैसे कहता है इधर उधर, ये देखिए यहां ना तो नाक का प्रयोग हुआ ना तो मुंह का प्रयोग, केवल मुंह का प्रयोग है, केवल मुंह का। और जितने भी शब्द आपको केवल मुंह से प्रयोग, जहां नासिका का सहारा न लिया जाए, समझ लीजिएगा कि निर्नुनासिक है। जहां नाक का सहारा ले लिया जाए समझिए कि वह अनुस्वार हो जाएगा, जहां नाक मुंह दोनों का सहारा लिया जाएगा वह अनुनासिक होगा। यह कहता है इधर उधर, अपना अपना, ये सब क्या है? ये केवल मुंह से, जो भी वर्ण मुंह से बोले जाते हैं सब के सब क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। केवल मुंह से बोले जाने वाले सब निर्नुनासिक होते हैं। यदि नाक से केवल बोला जाए तो अनुस्वार होगा, नाक और मुंह दोनों से बोला जाएगा तब अनुनासिक होगा। अगला कहता है विसर्ग। क्या है? एक चीज और समझ लीजिए, विसर्ग क्या है? विसर्ग को अब देखिए, विसर्ग का मतलब होता है ना ये व्यंग्य। हिंदी में तो बहुत कम प्रयोग होता है लेकिन फिर भी होता है। जैसे लिखना हो दुख, या अतः,
मनः कामना, कुछ भी अगर ऐसा लिखना हो तो इसका प्रयोग के पर कम होता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग खूब होता है। संस्कृत में इसका प्रयोग खूब धैर्य से होने का काम करता है। कहता है यह व्यंजन है, एक प्रकार से व्यंजन है, और इसका उच्चारण इसका उच्चारण ह के समान होता है, ह के समान, ये ह के समान होता है। देखिए उसने ये क्या रखने का काम किया हुआ है ना कि जो विसर्ग है, विसर्ग का मतलब पीछे बिंदी जिसके भी लग जाएगी वो विसर्ग हो जाएगा, लेकिन कहता है यह एक व्यंजन है, ये विसर्ग स्वर नहीं कहता है, एक प्रकार का व्यंजन है, और इसका उच्चारण जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है ना, ह के रूप में होता है, और ये हिंदी में कम पर संस्कृत में इसका खूब प्रयोग होने का काम करता है। लिखता है जैसे कह दे अतः लिख दे दुख, लिख दे मनः कामना, लिख दे मनः कामना, या लिख दे पय। तो इस तरह की चीजें क्या है, ये क्या है, ये विसर्ग होगा। तो आज आपने समझा हिंदी भाषा में ध्वनि वर्णों का जो वर्गीकरण है, जो ध्वनि जो स्वर है, उस स्वर का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, स्वर किसे कहते हैं, उसका प्रयोग कैसे होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वरों की संख्या क्या होती है, लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के विष के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है। इसके बाद आपको बताया हमने कि विसर्ग क्या होता है। ये चीजें आपने आज पढ़ने का काम किया। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। एक काम मैं पुनः आपसे कह के जाने का काम करता हूं, यदि इसमें कहीं किसी बात पे आपको कंफ्यूजन महसूस हो कि ये चीज हमको पता महसूस हुआ, ये चीज हमको नहीं समझ में आया, तो निश्चित रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम कर लिखिएगा, ताकि हमें जानकारी मिले कि आप सच में देख पा रहे हो कि नहीं। यदि मेरे द्वारा बनाई गई जो कक्षाएं, चलाई गई जो कक्षाएं, जो वीडियो है, यदि आप तक पहुंच पा रही है और आपको बात समझ में आ पा रही है, तो निश्चित रूप से आप लाइक करने का काम कर दिया करिए, ताकि लगे कि बात आपको समझ में आ रही है। पढ़ा करिए। ये हिंदी एक ऐसी चीज है, आपके दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली चीज है। ऐसा नहीं है केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से या पढ़ते हो तब आप पढ़ो, ये हमेशा आपको काम करेगी। आप हिंदी भाषा भाषी हैं तो हिंदी भाषा भाषियों के लिए निश्चित है ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, इसलिए आप इसको ज्यादा ज्यादा देखने का काम करें। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।